हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी आप सभी का पार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी जबरदस्त चल रही होगी और इन क्लासों का आप सभी को फायदा मिल रहा होगा। दोस्तों, कल वाला जो सेक्शन हमारा हुआ था उस वाले सेक्शन में मॉक टेस्ट यहाँ पर 25 को हम लोगों ने पढ़ा था और आज बारी है मॉक टेस्ट नंबर 26 को पढ़ने की। और हर बार की तरह हम लोगों ने मॉक टेस्ट यहाँ पे 25 में आप सब लोगों को एक वर्क दिया था, एक होमवर्क दिया था और मैंने आप लोगों से पूछा था कि वी सत्यनारायण किस क्लासिकल डांस से जुड़े हुए हैं। आप सभी ने इसका कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दिया था। पहला सवाल यही था कि वी सत्यनारायण किस क्लासिकल डांस से जुड़े हुए हैं। आप लोगों से सवाल मैंने पूछा था और कमेंट बॉक्स में मुझे काफी विद्यार्थियों के जवाब मिले। बिल्कुल सही जवाब दिया था आपने, कुचिपुड़ी है, यानी आप लोगों को याद होना चाहिएगा। चाहे वी सत्य वी सत्यनारायण के बारे में पूछेगा या वहीं पर अपर्णा अपर्णा सतीशन के बारे में। देखिएगा, यह अपर्णा सतीशन से सवाल आ सकता है कि 2022 में इन्हें राष्ट्रीय शिरोमणि नृत्य पुरस्कार से इन्हें नवाजा जा चुका है। इतना आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिएगा। वहीं पर वी एस सत्यनारायण साहब को उनके क्लासिकल डांस के लिए और मुख्यतः इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया। और कब दिया गया था? 1970 में। आप सबको यहाँ पे याद होना चाहिएगा। वहीं पर हम लोगों ने यहाँ पर दीपिका रेड्डी और वहीं पर हम लोगों ने यहाँ पर राधा रेड्डी को हम लोग मुख्य तौर पर यहाँ पर पहले पढ़ चुके हैं। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। अब यहाँ पर चार ऑप्शन में हम लोगों को यहाँ पर सत्रिय नृत्य दे के रखा है। कमेंट में आप सबको मुझे जवाब देना है, आप सभी को बताना है ये जो सत्रिय क्लासिकल डांस है इसके प्रमुख संस्थापक कौन माने गए हैं। डिटेलिंग में आप सभी को बताना है कि सत्रिय जो क्लासिकल डांस है इसके संस्थापक कौन माने गए हैं, आप सबको मुझे बताना है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न आप लोगों को देकर रखा है, निम्नलिखित में किस वर्ष भारत के विभिन्न भागों में पहली बार जनगणना असमान रूप से आयोजित की गई थी। यानी भारत में पहली बार ये सवाल पूछा है, पहली बार भारत में जो जनगणना प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं जिसे 19 यहाँ पर 1872 में किया गया था। उस समय जो गवर्नर हुआ करता था वो मेयो हुआ करता था। अब सभी को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर हम लोग देखेंगे कि व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत भारत में कब होती हुई दिखाई देती है? तो जवाब हो जाएगा 1881 में हम लोगों को यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। और किसके समय? तो जवाब होएगा लॉर्ड रिपन के समय काल में हम लोगों को दिखाई देती है। और वहीं पर आप लोगों को याद होना चाहिए कि महान जनसंख्या विभाजक वर्ष महान जनसंख्या जो विभाजक वर्ष कौन सा माना गया? तो जवाब हो जाएगा 1921 में भारत की जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई थी। इतना आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वर्ष माना गया वो कब माना गया? तो जवाब हो जाएगा 1951 और 61 के जो मध्य में जो भारत में जनगणना हुई थी वो उसमें भारत में सर्वाधिक ग्रोथ रेट भारत को देखने को मिला था। वहीं पर मैं बात करूंगा कि भारत में जो 1951 की जो सेंसर हुआ था, जो जनगणना हुआ था, उस जनगणना का 2011 की जनगणना के अनुसार यदि मैं आप लोगों से बात करूंगा जनसंख्या घनत्व कितना बढ़ा, जनसंख्या घनत्व अब हमारा 3 गुना हो चुका है। आप लोगों को याद होना चाहिए 3 गुना हो चुका है। यानी यहाँ पर 1951 की जो जनगणना हम लोगों को देखने को मिली और 2011 की जो जनगणना हुआ करती थी उसमें जनसंख्या घनत्व 3 गुना हमारा हो चुका है। और वहीं पर यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिए कि 1951 में से लगाकर तो 2011 की जो जनगणना के आंकड़े हम लोगों को यहाँ से प्राप्त हुए। यहाँ पर मैं बात करूंगा केवल जनसंख्या की कि टोटल जनसंख्या में कितने गुना जनसंख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है।
तो जवाब हो जाएगा 4 गुना जनसंख्या देखने को मिली। यानी जनसंख्या घनत्व हम लोगों को 3 गुना बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और जो जनसंख्या जो बड़ी हुई हम लोगों को दिखाई दी वो 4 गुना दिखाई दी। ये मैं बेस कर रहा हूं 1951 की जनगणना को लेकर। सवाल का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1872। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है कि कुतुब मीनार में कितनी मंजिल मौजूद हैं। आप लोगों ने जो यहाँ आप लोग यहाँ पर मुख्य तौर पर जानते होंगे कि हम लोगों को एक दिल्ली सल्तनत देखने को मिली, और यही जो दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी इसका समयकाल हम लोगों को 1206 से लगाकर तो 1526 तक देखने को मिलता है। अब ये जो समयकाल हुआ करता था इसमें 5 प्रमुख वंश हम लोगों को देखने को मिले, जिसमें से हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले गुलाम वंश देखने को मिला, और इसी गुलाम वंश के बाद हम लोगों को यहाँ पर खिलजी वंश देखने को मिलेगा। खिलजी के बाद हम लोगों को यहाँ पर तुगलक तुगलक डायनेस्टी देखने को मिली, और इसी तुगलक वंश के बाद जो चौथा वंश देखने को मिला वो देखने को मिला था हम लोगों को सैयद वंश, और पांचवा जो वंश देखने को मिला वो था हम लोगों को लोधी डायनेस्टी यानी लोधी वंश। देखिएगा यहां से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो गुलाब वंश के बाद जो खिलजी वंश रहा ये सबसे कम समयकाल के लिए दिल्ली सल्तनत बैठे। सबसे कम समयकाल के लिए सबसे कम समयकाल के लिए मात्र 36 सालों तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वहीं पर यदि सवाल पूछ लेगा कि सर्वाधिक समय के लिए, तो सर्वाधिक समय के लिए तुगलक बैठे। कौन बैठे दोस्तों? सर्वाधिक जो समय के लिए यहाँ पर तुगलकों का शासनकाल रहा, लगभग 94 वर्षों तक दिल्ली की सत्ता पर इन तुगलक डायनेस्टी ने जो शासन किया। वहीं पर देखिए सैयद दिल्ली सल्तनत का पहला सिया वंश माना जाता है। क्या वंश माना जाएगा? सिया वंश माना जाएगा। और लोधी फर्स्ट अफगान डायनेस्टी इंडिया, फर्स्ट अफगान डायनेस्टी इन इंडिया। अब देखिए ये तो इसके बारे में रही सामान्य जानकारी। अब ये जो गुलाम वंश हुआ करता था इसका एक संस्थापक हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हुआ करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी जैबक ने इस मीनार की कुतुब मीनार की नींव डाली थी। ये रही ये जो मीनार हुआ करती थी इसकी नींव किसने डाली थी? तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर एक शासक हुआ करता था इसी वंश का, ऐबक, इसने डाला था। देखिए मुख्य तौर पर हम लोगों को 5 इमारत यहाँ पर देखने को मिलती है। जो इमारत कितनी हो जाएगी? टोटल 5 इमारत मुख्य तौर पर हम लोगों को देखने को मिलती। 1 2 3 4 यहाँ पर बना लेते। ये 5 इमारत हम लोगों को इसी मीनार की यहाँ पर देखने को मिलती है। अब जो नींव डाली थी तो ये तो ऐबक के द्वारा नींव जो डाली गई। वहीं पर इस ऐबक के बाद में एक शासक बना था इल्तुतमिश। कौन बना था? इल्तुतमिश शासक बनेगा। इस शासक ने क्या किया था? ये जो बाकी की इमारत है इन सभी जितनी भी इमारत बनी थी इनके कार्य को पूर्ण करवाया। आप लोगों को याद होना चाहिए, यानी नींव तो इसी ऐबक के द्वारा डाल दी गई थी, लेकिन जो कार्य को पूर्ण किया गया था वो उसी यहाँ पर इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और ये जो 5वीं मंजिल हुआ करती थी ये रेनफॉल के कारण ये वर्षा के कारण गिर गई थी, जिसकी मरम्मत अंत में एक फिरोज शाह तुगलक करके एक शासक हुआ करता था। तुगलक डायनेस्टी का एक शासक हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक। इसने 5वीं मंजिल की मरम्मत ये यहाँ पे करवाई थी। आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इसी मीनार को पुण्य के लिए 3 शासकों का यहाँ पर श्रेय लिया जाता है। पहला हुआ यहाँ पर ऐबक को माना जाता है, इसके बाद यहाँ पर इल्तुतमिश को श्रेय दिया जाता है कि इसने इस कार्य को पुण्य यहाँ पर किया था। और वहीं 5वीं मंजिल के लिए श्रेय दिया जाता है फिरोज शाह तुगलक को। किसको दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक को इसका श्रेय दिया जाता है। आप सबको इतना यहाँ पर याद होना चाहिए। और हम लोगों से जो सवाल पूछा था वो सवाल भी यही था। हम लोगों से सवाल जो पूछा था कितनी मंजिल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, तो जनाब यहाँ पर 5 मंजिला हम लोगों को देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो हम लोगों को यहाँ पर देखे रखा है, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधान जो मंडल के संबंध में ये मंत्रियों के जो राइट्स को संदर्भित यहाँ पे करता है? तो कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 176, 178, 177 या 175। देखिएगा यहाँ पर
आर्टिकल 175 दे के रखा है, जो राज्य जो विधानमंडल है, विधान जो मंडल लगता है, इसमें यहाँ पर संयुक्त बैठक लग सकती है, इनके प्रकरण के बारे में जानकारी देता है। अब यहाँ पर दे के रखा है आर्टिकल 176। अब आपको बताना है कि यहाँ पर आर्टिकल 176 में हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। तो जवाब क्या होना चाहिए कि यहाँ पर राज्यपाल का, जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल का अभिभाषण, विधानमंडल में राज्यपाल का अभिभाषण हम लोगों को सुनने को मिलता है। अब यहाँ पर आर्टिकल क्रमांक 177 दे के रखा है, जिसमें दे के रखा है जो राज्य विधानमंडल होता है, राज्य विधान जो मंडल होता है, इसी राज्य विधान मंडल की यहाँ पर जो मंत्री होती हैं, जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों की शक्ति के बारे में यहाँ पर संदर्भित करता है। तो इनकी शक्ति जो दे के रखे हैं वो आर्टिकल 177 में यहाँ पर देके रखता है। जैसे कल वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को याद होना चाहिए, आर्टिकल 153 में हम लोगों ने देखा था एक राज्यपाल होगा, मैंने आप लोगों को बताया था। और आर्टिकल 165 में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता एक होता है। और ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 165 के तहत यहाँ पर होता है, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 171। इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न आप सभी को यहाँ पर देख रखा है, और अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को देख रखा है, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत मेहर जो घराना है, जो मेयर जो घराना से संदर्भित यहाँ पे संबंध नहीं रखता है। जो भारत में, मैंने आप लोगों को पहले वाले सेक्शन में मैंने आप लोगों को एक क्लास लिया था और उसमें बताया था कि वास्तविक तौर पर जो देखा जाएगा तो 10 हम लोगों को घराने देखने को मिलते हैं। वही जो 10 घराने हुआ करते थे, उसमें से एक घराना हुआ करता था मेहर घराना। और इसी मेहर जो घराना के संदर्भित यहाँ पे नहीं है, पंडित रविशंकर जी यहाँ पर नहीं है, या फिर आप लोगों के यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, ये आप लोगों को पता है कि ये मुख्य तौर पर शहनाई वादक हुआ करते थे, शहनाई वादक हुआ करते थे। शहनाई वादक के साथ 2001 में इन्हें क्या मिला था? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न भी यहाँ पर मिला था। ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। पंडित रवि शंकर जी कौन से जो न ये जो पंडित रविशंकर जी है, ये कौन से वादक से संबंधित है? तो जवाब हो जाएगा ये सितार वादक रहे हैं। कौन से वादक रहे हैं? सितार वादक देखने को मिलते हैं मुख्य तौर पर, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और यहाँ पर दे के रखे हैं अली, ये आपके अकबर खां, ये मुख्य तौर पर हम लोगों को सरोद वादक देखने को मिलते हैं, कि ये मुख्यतः सरोद वादक थे और ये भी मेहर घराना से संबंधित है। कौन से इसमें से व्यक्ति हैं जो मेहर घराने से संबंधित नहीं है? देखो यहाँ पर पंडित रविशंकर जी के बारे में पहले आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो पंडित रविशंकर जी थे, पंडित रविशंकर जी को यहाँ पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? तो जवाब हो जाएगा 1992 में। और पंडित रविशंकर जी को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न कब दिया गया था? तो जवाब हो जाएगा 1999 में इनको दिया गया था। और कमेंट बॉक्स में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को इस सवाल का मुझे जवाब देना है कि जो पंडित रविशंकर हुआ करते थे, इन्हें पद्म विभूषण कब दिया गया था? पद्म विभूषण इन्हें विभूषण पुरस्कार कब दिया गया था? आप लोगों को इस सवाल का जवाब मुझे देना है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो कि मेहर घराने से संबंधित नहीं दिखाई पड़ते हैं। यानी सवाल का जो राइट आंसर होगा, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या देखने को मिलता है? नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में के दौरान जो सलामी कौन लेता है? किसके द्वारा जो गणतंत्र दिवस के जो अवसर पर जो परेड ली जाती है उसकी सलामी कौन लेता है? मुख्य न्यायाधीश लेगा, राज्यपाल लेगा, प्रेसिडेंट लेगा, या फिर आप लोगों को याद होना चाहिए यहाँ पर प्रधानमंत्री लेंगे? किसके द्वारा यह लिया जाएगा? आप लोगों को सही जवाब यहाँ पे बताना है, किसके द्वारा ली जाएगी? देखिए किस महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा यह सलामी
ली जाती है, आप सबको इसके बारे में जानकारी यहाँ पर होगी। देखिए बात की गई है राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए कि यहाँ पर आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति होगा, आप लोगों को याद होना चाहिए। वहीं पर आर्टिकल 53 में क्या देके रखा है, तो आर्टिकल 53 में देके रखा है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति जो कार्यपालिका होती है, उसी कार्यपालिका का हेड कौन होगा, तो जवाब हो जाएगा जो प्रधान होता है वही होता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 54 में क्या देके रखा है, तो जवाब हो जाएगा जो राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति की जो यहाँ पर जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और वहीं पर आर्टिकल 55 में क्या देकर रखा है, महामहिम जो राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन जो प्रक्रिया है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल 55 में यहाँ पर देखने को मिलता है। और वहीं पर आप लोगों को मुझे बताना है कि आर्टिकल 56 में क्या देखने को मिलेगा, तो जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति का यहाँ पर कार्यकाल है, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आप सब मुझे बताइएगा आर्टिकल क्रमांक 57 में हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। आर्टिकल क्रमांक 57 में हम यहाँ तक तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर आर्टिकल क्रमांक 57 में हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, आप लोगों को जवाब मुझे बताना है। आर्टिकल 57 में क्या देखने को मिलेगा, तो जवाब हो जाएगा जो राष्ट्रपति का पद पर पुनः निर्वाचन, पद पर पुनः जो निर्वाचन की यह बात करता है, इतना आप लोगों को याद होना चाहिएगा। अब आप सीधा जा जाइए यहाँ पर आर्टिकल 60 के अंदर, तो आर्टिकल 60 में यहाँ पर क्या देख रखा है, राष्ट्रपति की शपथ प्रक्रिया, राष्ट्रपति की शपथ प्रक्रिया यहाँ पर दे के रखा है। और वहीं पर मुख्य रूप से आर्टिकल 61 में आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति पर हम लोग क्या चला सकते हैं, तो महाभियोग प्रक्रिया चला सकते हैं। तो यहाँ पर महाभियोग प्रक्रिया के बारे में, महाभियोग जो प्रक्रिया है, इसी महाभियोग प्रक्रिया के बारे में हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है। और क्या याद कर सकते हैं, और याद करो आर्टिकल 71 में आप लोगों को मैंने बताया था कि जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति और जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, इनके दोनों के चुनाव में यदि इन दोनों का चुनाव हुआ और किसी प्रकार का कोई विवाद डिस्प्यूट खड़ा होता है, तो अंतिम फैसला कौन करेगा, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर करेगा। आप लोगों को याद होना चाहिए। और मुख्य न्यायाधीश दे के रखा है, आप सभी जानते होंगे कि यदि आप लोगों ने यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पढ़ा होगा, तो ये मैं मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा हूँ। तो आर्टिकल 1 to 4 में हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देखने को मिलते हैं। अब वो कौन सा वर्ष था, आप लोगों को कमेंट, वो कौन सा वर्ष था तब से भारत में तय किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो अब की बार जो तब से जो बनते आ रहे हैं, वो वरिष्ठतम न्यायाधीश बनेंगे। वरिष्ठतम न्यायाधीश ही, यानी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। वो कौन सा वर्ष था तब से यह बात हम लोगों ने स्वीकार्यता की है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, उन्हीं न्यायाधीशों में सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वही भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए। लाल परेड, यहाँ पर हम लोगों को गणतंत्र दिवस की परेड के बारे में पूछा था, तो सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रेसिडेंट। इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर देख रखा है, देखिए भारत में किस वंश के शासकों ने शीशे के जो सिक्के चलाए थे, सबसे पहले कोइंस किस वंश के शासकों के द्वारा यहाँ पर चलाए गए थे, आप लोगों को सवाल पूछा है और आप लोगों को बताना है कुषाण वंश। हु इज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, कुछ कैडफिसेस को ही इसी कुषाण वंश का संस्थापक माना गया है। और यहाँ पर जिसने हिंद यवन या सातवाहन वंश के शासकों के बारे में आप लोगों से पूछा है,
और यहाँ पर चेदी कौन हुआ करता था? वो आप लोगों को याद होना चाहिए कि सीमुक मुख्य तौर पर संस्थापक हुआ करता था सातवाहन वंशों का। और यही सातवाहन वंश थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले एक तो शीशे के सिक्के जारी किए थे, शीशे के कॉइन्स भारत में जो लाए थे वो सबसे पहले यही लाए थे। दूसरा आप लोगों को याद होना चाहिए कि ब्राह्मणों को, यानी जो ब्राह्मण हुआ थे भारत में, ब्राह्मणों को सबसे पहले जो भूमि दान में दी थी, वो इन्हीं सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा दी गई थी। और आप लोगों को याद करना है कि इन लोगों ने उत्तर भारत व्यापार के माध्यम से उत्तर भारत व दक्षिण भारत को जोड़ने का काम किया था। दक्षिण भारत को इन्होंने जोड़ने का काम किया था, इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। और मुख्य तौर पर क्या था कि व्यापार के कारण इन लोगों ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का कार्य किया था। तो भारत में सबसे पहले जो शीशे के कॉइन्स जारी किए थे वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सातवाहन वंशों के द्वारा भारत में सबसे पहले शीशे के कॉइन्स जारी किए गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या देख रखा है? यूनानी लेखकों में से किस देवता को क्रमशः यहाँ पर डायनोसस और हेराक्लीज कहा गया है? यानी किनके द्वारा? इन यूनानी लेखों के द्वारा किसको यहाँ पर डायनोसिस और हेराक्लीज कहा गया है? आप लोगों से सवाल पूछा है। सूर्य और यहाँ पर इंद्र को ब्रह्मदेव और कार्तिकेय, भगवान कृष्ण और हमारे बड़े भाई बलराम जी को, या हमारे प्रभु शिव और भगवान कृष्ण को? किसके लिए यूनानी लेखकों ने सबसे पहले यहाँ पर कौन से भगवान के लिए, कौन से देवताओं के लिए डायनोसस और हेराक्लीस शब्द का प्रयोग किया है? तो आप माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये जो डायनोसस है, ये डायनोसस सबसे पहले प्रयोग किया गया था भगवान शिव को, भगवान शिव के लिए किया गया था। और यहाँ पर ये जो हेराक्लीज है, कौन सा है दोस्तों? हेराक्लीज है। तो ये हेराक्लीस जो प्रयोग किया गया था वो हमारे ही भगवान कृष्ण के को यहाँ पर किया गया था। यानी ये जो डायनोसिस और हेराक्लीस है ये भगवान शिव और भगवान कृष्ण को समर्पित यहाँ पे मुख्य तौर पर माने जाते हैं। क्या इतना आप सभी को याद था? अगर याद नहीं था तो इनको लिख लो, ठीक है। तो सवाल का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हम लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है? अगला प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा स्थापित दार्शनिक विचारधारा किस नाम से फेमस हुई? किस नाम से फेमस हुई आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कपिल मुनि के बारे में आप लोगों को देख रखा है। और कपिल मुनि कौन से विचारधारा के प्रवर्तक यहाँ पर माने गए हैं? तो यहाँ पर पूर्व जो मीमांसा है और उत्तर मीमांसा, न्याय दर्शन या सांख्य दर्शन है। आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? कपिल मुनि किसके माने गए हैं? तो जवाब हो जाएगा सांख्य दर्शन। कौन से दर्शन? सांख्य दर्शन के ये प्रतिपादक माने गए हैं। वहीं पर मैं बात जो कर लूंगा, गौतम ऋषि किसके माने गए हैं? तो जवाब हो जाएगा यह मुख्य तौर पर न्याय दर्शन। कौन सा दर्शन? न्याय दर्शन के प्रतिपादक माने गए हैं। और वहीं पर मैं बात करूंगा पतंजलि जो ऋषि हुआ करते थे, ये योग दर्शन के प्रतिपादक माने गए हैं। और जो जेमिनी हुआ करते थे, वो जेमिनी यहाँ पर पूर्व मीमांसा, किसके दोस्तों? पूर्व मीमांसा यहाँ पर माने गए हैं, ये दर्शन के प्रतिपादक माने गए हैं। और यहाँ पर बादरायण यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि बादरायण यहाँ पर आप लोगों के उत्तर जो मीमांसा हुआ करता था, ये प्रमुख रूप से हम लोगों को प्राचीन भारत में मुख्य तौर पर हम लोगों को यहाँ पे दर्शन देखने को मिलते हैं। और हम लोगों को यहाँ पर सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, और हम लोगों को मुख्य तौर पर उत्तर मीमांसा यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आप सबको मुझे कमेंट बॉक्स में आप सबको जवाब देना है। ये जो महर्षि कणाद हुआ करते थे, तो इन्हीं के द्वारा कौन सा यहाँ पर जो दार्शनिक से संबंधित माने गए, कौन से दार्शनिक विचारधारा से ये मुख्य तौर पर माने गए हैं? आप सबको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ऋषि ये जो थे ये मुख्य तौर पर कौन से दर्शन के प्रतिपादक
माने गए हैं। हम लोगों से पूछा था कपिल मुनि के बारे में, तो कपिल मुनि किसके यहाँ पर माने गए हैं, तो जवाब हो जाएगा ये सांख्य दर्शन के यहाँ पर मुख्य तौर पर माने गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और जो अगला प्रश्न आप सबको यहाँ पर दे के रखा है, और वो अगला प्रश्न यहाँ पर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे नकारात्मक रही, सबसे कम प्रभाव हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आप लोगों से सवाल पूछ रहा है, तो यानी नेगेटिव ग्रोथ रेट रही, जो नेगेटिव यहाँ पर जो ग्रोथ रेट थी, जो ग्रोथ रेट हम लोगों को देखने को मिली, वो कौन से राज्य की यहाँ पर देखने को मिलती है, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर नागालैंड राज्य की हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिएगा 2001 की जो जनगणना हुआ करती थी और 2011 की जनगणना हुई, इसमें कितने प्रतिशत साक्षरता में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तो जवाब हो जाएगा 9.21 में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं पर जो 2011 की जनगणना 2001 की जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना हुई, यहाँ पर मैंने आप लोगों से पूछा कितने जनसंख्या में कितने प्रतिशत की हुई, जनसंख्या में कितने प्रतिशत की ग्रोथ रेट देखी, तो 1.64% की हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए एक ही पॉइंट आप लोगों को जनगणना से यहाँ पर याद होना चाहिए। अब वो की पॉइंट यह है कि हम लोगों को सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की देखने को मिलती है, सर्वाधिक जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या हम लोगों को यूपी की देखने को मिलेगी, लगभग 19 करोड़ के लगभग। आज वर्तमान में तो लगभग 22 पहुंच गए, लेकिन 19 करोड़ हम लोगों को 2011 की जो जनगणना के अनुसार यूपी की देखने को मिलेगी। ये टोटल भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हुआ करती थी, तो जवाब हो जाएगा 16.49%। ये जो यूपी की जनसंख्या हुआ करती थी 2011 की जनगणना के अनुसार। हम लोगों से पूछा था सबसे नेगेटिव ग्रोथ रेट, तो नागालैंड की हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और जो अगला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर देके रखा है कि अरबों के आक्रमण, जब भारत में अरबों का मुख्य तौर पर आक्रमण हुआ था, उस समय सिंध की कैपिटल क्या हुआ करती थी, सिंध की कैपिटल। और भारत में अरबों का आक्रमण कब हुआ था, ये भारत में अरबों का आक्रमण किसके द्वारा हुआ करता था, आप लोगों से सवाल पूछा है। तो यहाँ पर आप सबको याद होना चाहिए कि अरबों का आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में मुख्य तौर पर सबसे पहले अरबों की तरफ से आक्रमण किया था। तो आप लोगों को याद ये पूछा है कि उस समय जो सिंध हुआ करता था, और सिंध का यहाँ पर एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था राजा दाहिर। राजा दाहिर की कैपिटल आप लोगों से यहाँ पे पूछा है कि राजा दाहिर की यहाँ पर कैपिटल क्या हुआ करती थी। देखिएगा मुख्य तौर पर ये सबसे पहले एक देवल नामक जो प्लेस है उसी पाक का, उसमें प्रवेश करता है। इसके बाद में एक बरोर क्षेत्र में यह मुख्य तौर पर प्रवेश यहाँ पर होगा, किसके द्वारा, एक सबसे पहले ये देवल में आएगा जो कि पाकिस्तान में है, देवल के बाद ये बरोर में आएगा, और बरोर के बाद ये किसके बाद में आएगा, आरोर क्षेत्र में प्रवेश करेगा। यानी जैसे इसने या आपके कौन से क्षेत्र में प्रवेश किया था, या आपके आरोर क्षेत्र में प्रवेश किया था, और यही उस समय सिंध की कैपिटल, सिंध की राजधानी मानी जाती थी, सिंध की राजधानी मानी जाती थी, सिंध की राजधानी मानी जाती। शासक कौन हुआ करता था, तो याद होना चाहिए राजा दाहिर हुआ करता था। राजा दाहिर उस समय सिंध का शासक हुआ करता था, और इसकी कैपिटल यहाँ पर आरोर हम लोगों को देखने को मिलती है। और ये जो मोहम्मद बिन कासिम हुआ करता था, मोहम्मद बिन जो कासिम हुआ करता था, इस मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच, ये जो राजा दाहिर हुआ करता था, इन दोनों के बीच 712 में हम लोगों को बैटल ऑफ हम लोगों को रावर भी देखने को मिलता है। तो आप लोगों से यदि सवाल पूछेगा कि बैटल ऑफ रावर किन के बीच में देखने को मिला, तो बैटल ऑफ रावर जो देखने को मिलेगा वो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के मध्य में हम लोगों को 712 में हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। आप याद करिएगा सिंध की उस समय कैपिटल क्या थी, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आरोर हम लोगों को कैपिटल उस समय देखने को मिलेगी। चलिए, और मैंने बताया था बैटल ऑफ रावर के बारे में आप सभी को। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देख रखा है कि अंतरराज्यीय ये नदियों
के जल के मध्य विवादों का निर्णय कौन से यहाँ पे संविधान के आर्टिकल के तहत हम लोगों को जानकारी यहाँ पर दी जाती है। देखिए कुल मिलाकर ये सवाल पूछा है कि जितने भी अंतरराज्यीय नदियों के बीच में या दो से अधिक जो राज्यों के मध्य जो डिस्प्यूट होता है, जो विवाद होता है, तो वो कौन से आर्टिकल में उनकी बात कही गई है। तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 260, 262 या 264 में हम लोगों को देखने को मिलता है। आप लोगों को याद होना चाहिए जब दो से अधिक राज्यों के या आपके अधिक राज्यों के मध्य में जो नदी विवाद होते हैं, या नदी विवाद आप मान, तभी नदी विवाद आप लोग यहाँ पे मान सकते हैं, या किसी प्रकार का दो राज्यों में कोई किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट खड़ा होता है, तो यह सुप्रीम कोर्ट का किस प्रकार का आर्टिकल यहाँ पर अधिकार है, यानी यह जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च जो न्यायालय है उसी सर्वोच्च न्यायालय का किस प्रकार का अधिकार है। ये मैंने आप लोगों से डिस्प्यूट खड़ा होता है, जब देखो डिस्प्यूट ये मुख्य तौर पर खड़ा होता है केंद्र व राज्य के मध्य में, केंद्र व राज्य के मध्य में, या किसी राज्य व राज्य के बीच में, या फिर ये जो डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है केंद्र व राज्य और वहीं पर संघ क्षेत्रों के बीच में। तो ये जो तीनों प्रकार के डिस्प्यूट होते हैं और आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट में इन तीनों के लिए जाना होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का किस प्रकार का यह अधिकार हम लोगों को देखने को मिलता है। कमेंट बॉक्स में आप सभी को मुझे इस सवाल का जवाब यहाँ पर देना है। ठीक है, ये किस प्रकार का यहाँ पर पावर सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल पड़ेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का किस प्रकार का अधिकार हम लोगों को देखने को मिलता है। पर यहाँ पर अंतरराज्यीय जो रिवर के बीच में जो डिस्प्यूट खड़ा हुआ है, तो ये हम लोगों को यहाँ पर ये आर्टिकल 262 में हम लोगों को देखने को मिलता है, यानी सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 262। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को देख रखा है, मेरठ का प्रकोप गर्मी की आंधी की तरह अचानक और अकाल्पनिक था, और 1857 के विद्रोह में यह कौन से इतिहासकार का मत है। देखिए ये मुख्य रूप से आपसे रिवोल्ट इन 1857 से सवाल पूछा गया है। पहले सवाल पूछे जाते हैं कि झांसी की रानी ने नेतृत्व कहां से किया था, यहाँ पर नाना साहेब ने कहां से किया था, बेगम हजरत महल ने कहां से किया था। वो जो प्रश्न आते थे रिवोल्ट इन 1857 से, वो यार बहुत पहले आते थे। अब ऐसे प्रश्न एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है, आप चाहे रेलवे की बात करें या चाहे फिर आप लोग कोई सी वनडे एग्जाम की बात करें, पहले जो रिवोल्ट इन 1857 से आते थे अब वो नहीं पूछ रहा, अब सीधा सीधा उनका मत आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये सवाल पूछा था कि मेरठ का प्रकोप गर्मी की आंधी की तरह अचानक और अकाल्पनिक था। ये एस.एन. सेन साहब का यहाँ पर मत हम लोगों को देखने को मिलता है, यानी सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हम लोगों को इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जो अगला पर दे के रखा है, भारत में ब्रिटिश शासन में निम्नलिखित में रियासतों पर आप लोगों को विचार करना है, यानी इनके कौन से कालानुक्रम में इन सब को यहाँ पे हड़पा गया था। आप सभी जानते हैं कि भारत में एक वाइसराय हुआ करता था, एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, और लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ करता था। और इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा आप लोगों को याद होगा कि 1853 में आप सभी जानते होंगे कि एक हड़प नीति लाई गई थी। कौन सी नीति, एक हड़प नीति लाई गई थी। और इसी हड़प नीति को आप लोग यहाँ पर व्यपगत थ्योरी भी बोल सकते हैं, यानी इसी हड़प नीति को व्यपगत थ्योरी भी बोला गया था। इसी हड़प नीति में आप लोगों को याद होना चाहिए कि हड़प नीति में मुख्य तौर पर सबसे पहले सतारा को हड़पा गया था। और सतारा को कब हड़पा गया था, 1848 में। आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। वहीं पर सेकंड पायदान पर यहाँ पर जेतपुरा को हड़पा गया था, और जेतपुरा को कब हड़पा गया था, 1849 में। और यहाँ पर आप लोगों को संभलपुर याद होना चाहिएगा कि संभलपुर को कब यहाँ पर हड़पा गया था, जवाब हो जाएगा 1849 में। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर हम लोगों को कौन जो देखने को मिलेगा, वो हम लोगों को यहाँ पर बघाट देखने को मिलेगा। और बघाट को इन्होंने 1850 में हड़पा, और बघाट के बाद इन लोगों ने यहाँ पर मुख्य तौर पर यहाँ पर उदयपुर को हड़पा था, और यह उदयपुर को 1852 में हड़पा इन लोगों के द्वारा, यानी ब्रिटिश शासकों के द्वारा इसी व्यपगत थ्योरी में। और यहाँ पर हम लोगों को 1853 में इन सभी के द्वारा
झांसी का राज्य हड़पा गया था और वहीं पर 1854 में इनके द्वारा जो नागपुर क्षेत्र हुआ करता था वो क्षेत्र भी हड़पा गया था। अब देखिए कौन से कालानुक्रम के अनुसार जोड़ा गया था। देखिएगा हम लोगों को सबसे पहले झांसी की रानी, यहाँ पर झांसी देके रखा है, संबलपुर देके रखा है और सतारा यहाँ पर देके रखा है। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने 1848 में सतारा को हड़पा था, यानी ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। सतारा के बाद इन लोगों ने संबलपुर को यहाँ पर किया था, तो 3 के बाद 2 ऑप्शन होना चाहिएगा। और इसके बाद झांसी की रानी का यहाँ पे टर्म आता है, यानी झांसी का जो क्षेत्र हड़पा गया, तो 3 2 1 ऑप्शन होना चाहिए। 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी सवाल का जो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक संसद की निम्नलिखित समितियों में जो किसके साथ यहाँ पर निकटता से जुड़ा हुआ है, आप लोगों को याद होना चाहिए। और आप लोग जानते होंगे कि क्या आर्टिकल यहाँ पर आर्टिकल 148 के अंदर नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का प्रावधान है। नियंत्रण व जो महालेखा, नियंत्रण और महालेखा जो परीक्षक होता है उसका मुख्य तौर पर हम लोगों को प्रावधान हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। और ये कौन सी समिति से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, प्रॉक्लन समिति, सार्वजनिक या आपकी उपक्रम समिति या लोक लेखा समिति, आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए लोक लेखा समिति होती है, इसमें 22 जो इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, टोटल मेंबर है ये इसमें कितने देखने को मिलेंगे, तो जवाब हो जाएगा, आप सबको याद होना चाहिए कि 22 मेंबर देखने को मिलेंगे। इन 22 में से लोकसभा से 15 मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं और वहीं पर राज्यसभा से 7 मेंबर यहाँ पर सिलेक्ट किए जाते हैं। ये जो सार्वजनिक या आपकी उपक्रम समिति देखने को मिलती है, इसमें भी 22 होते हैं, लेकिन 15 इसमें से कहां से देखने को मिलेंगे, लोकसभा से देखने को मिलेंगे और राज्यसभा से 7 हम लोगों को देखने को मिलती हैं। जबकि प्रॉक्लन समिति में टोटल हम लोगों को 30 सदस्य हम लोगों को इसमें देखने को मिलते हैं। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। पर लेकिन कौन से नियंत्रण और महालेखा से जुड़ी हुई है, तो आप सभी को याद होना चाहिए कि ये जो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक अपनी जो रिपोर्ट का प्रकाशन होगा जो वो देता किसको है, तो जवाब हो जाएगा ये लोक लेखा समिति को देता है। यानी सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देख रखा है, विधान परिषद के अध्यक्ष है जो यहाँ पर है और जो चुने जाते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, विधान परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा चुने जाते हैं, उस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे या विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे या उस राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। आप लोगों से सवाल पूछा है और क्या रहेगा, सवाल पूछा है कि विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, आप लोगों को मुझे बताना है किसके द्वारा चुने जाएंगे। देखो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि विधान परिषद भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 में विधानसभा के बारे में प्रावधान है, किसके बारे में, सॉरी विधान परिषद के बारे में प्रावधान है। और जो विधान परिषद यदि आप लोग फॉर्म्ड कर रहे हैं, यदि आप लोग बना रहे हैं, तो आपको किन किन लोगों के मतों की आवश्यकता यहाँ पर लगेगी, आप लोगों को याद होना चाहिए। देखो 1/3 सदस्य कौन वोट डालते हैं, मैं बात कर रहा हूं विधानसभा विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है, तो जवाब हो जाएगा जो नगर पालिका के सदस्य होते हैं, नगर जो पालिका के जो मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो इनके चुनाव में वोट डालते हैं। और वहीं पर आप लोगों को 1/12 वोट कौन डालेंगे, तो जवाब हो जाएगा जो व्यक्ति जो यहाँ पर 3 सालों से पहले जो विद्यार्थी स्नातक तक यहाँ पर हो चुके हैं, यानी जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, और 1/12 सदस्य इनके विधान परिषद जब बनता है तो उसमें वोट कौन डालते हैं, तो जवाब हो जाएगा 3 साल पहले बने जो माध्यमिक शिक्षक होते हैं, जो शिक्षक होते हैं वो इनके चुनाव में यहाँ पर वोट डालते हैं। और यहाँ पर 1/3 वोट कौन डालते हैं, तो जवाब हो जाएगा जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि जब विधान परिषद बनता है, तो जब विधान परिषद बनता है तो इतने बटे लोग वोट डालते हैं। मैंने 1/3 नगर पालिका मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मैंने 1/12 3 सालों तक जो जितने विद्यार्थी
तक राज्यों में हो चुके हैं। वही 1/12 जो 3 साल पहले माध्यमिक शिक्षक बन चुके थे वो सदस्य और वो शिक्षक, और 1/3 विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो वोट डालते हैं, और 1/6 यह राज्यपाल द्वारा नामित किए जाएंगे 1/6 जो बटे सदस्य। लेकिन पूछा था विधान परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कौन करेंगे, तो जवाब हो जाएगा विधान परिषद के जो मेंबर होंगे, यहाँ पे जो सदस्य होंगे उनके द्वारा इसका निर्वाचन किया जाएगा। यानी सवाल का राइट आंसर क्या पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल का तो भाग है, लेकिन जो किंतु महाभियोग जो प्रक्रिया होती है उसमें यहाँ पर भाग नहीं लेता। तो कौन भाग नहीं लेता, लोकसभा के मेंबर भाग लेंगे, राज्यसभा के यहाँ पे सदस्य भाग लेंगे, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेंगे, लेकिन राज्यों के विधानसभा जो परिषद होगा, इस परिषद के ये जितने मेंबर होंगे ये यहाँ पर भाग नहीं लेते। यानी सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और जो अगला प्रश्न ये आप लोगों से पूछा है कि उत्तर वैदिक काल में जो दुर्ग जो पति हुआ करता था उसे क्या कहा जाता था, छत्ता पुरूप या पालागल या वाजपति। तो आप लोगों से पूछा है वैदिक काल में से, और वैदिक काल में से आप लोगों से पूछा है जो दुर्गपति हुआ करता था उसे वाजपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वाजपति कहा जाता था। सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस माह में मनाई जाती है। आप लोगों तो ये प्रश्न याद होगा, अब यहाँ पे हाल ही में एसएससी ने इसी प्रकार के सवाल पूछे हैं। आप लोगों से पूछा है कि दीपावली कौन से माह में इसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। माघ चौथ, यहाँ पर चैत्र आना चाहिए, जो चैत्र है, और चैत्र के बाद यहाँ पर अश्विन या कार्तिक, कौन से माह में दीपावली को यहाँ पर मुख्य तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों से सवाल पूछा है तो आप लोगों को याद होगा कि कार्तिक मास में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कौन से माह में, कार्तिक माह में इसको मनाया जाता है। अब मेरा ये सवाल है कि हम लोग शिवरात्रि, कौन सी रात्रि, महाशिवरात्रि कौन से हिंदू माह में सेलिब्रेट करते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पर महाशिवरात्रि कौन से माह में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो जवाब हो जाएगा फाल्गुन माह। कौन सा माह, ये आप लोगों का फाल्गुन जो माह होता है उसमें हम लोग यहाँ पर किसको सेलिब्रेट करते हैं, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर मुख्य तौर पर हम लोग दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। और वहीं पर यदि सवाल पूछ लेगा होली को कौन से माह में सेलिब्रेट करते हैं, तो जवाब हो जाएगा इनको भी फाल्गुन माह है इसी में सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पे बच जाता है रामनवमी, तो रामनवमी को कौन से माह में सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों को से मेरा ये सवाल है कि रामनवमी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और रामनवमी को कौन से माह में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जवाब हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे चैत्र माह में सेलिब्रेट करते हैं। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि गणेश उत्सव, जो गणेश पर्व होता है उसको कौन से हिंदू पंचांग के कौन से माह में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कि दीपावली, तो ये कार्तिक मास में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सब आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर देख रखा है कि मौर्यकालीन भारत में ये विवरण या फिर इंडिका के लेखक कौन है। आप लोगों से पूछा है कि जो ये आपकी पुस्तक है इंडिका, ये किसके द्वारा लिखी गई। आप लोगों को याद होगा ये जो इंडिका पुस्तक है ये मुख्य तौर पर किसके द्वारा लिखी गई, तो जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। जो किसके द्वारा, ये मेगास्थनीज के द्वारा। और यही मेगास्थनीज ने क्या किया था कि भारतीय समाज को, जो हमारा भारतीय समाज है, इस भारतीय समाज को मुख्य तौर पर यहाँ पर इसने 7 वर्गों में विभाजित किया था, 7 वर्गों में विभाजित किया था। और भारत में जो 118 प्रकार की जनजाति के बारे में इसने जो उल्लेख इसी पुस्तक में किया है। मैं बात करूंगा कि जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति हम लोगों को जो देखने को मिलती है, इसमें भारतीय समाज 22 वर्गों में विभाजित होता हुआ दिखाई देता है।
और वहीं पर हमारा वेद जो सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद में भारतीय समाज को मुख्यतः 4 वर्गों में यहाँ पर बांटा है। तो सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज की वो हुआ करती थी इंडिका। सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है और आप लोगों को फिर से कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देना है। बेहद सरल सवाल रखा है आज, और सभी जो राज्यों का आप लोगों को नाम मुझे बताना है जो 7 सिस्टर है भारत के, जो आपके उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 सिस्टर नहीं है। इसका क्या राइट आंसर आएगा आप लोगों का, उड़ीसा, मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा। जो भारतीय राज्य जो 7 सिस्टर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, सातों के नाम आप लोगों को यहाँ पे लिखने हैं कमेंट बॉक्स में, और साथ में यदि आप उनकी राजधानी लिख देंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।